बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं क्योंकि हंदवारा के अंदर एक हादसे के दौरान 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। ये सिर्फ 4 लोगों की मौत वाक़ा होने की बात नहीं है, लेकिन ये मौत वाक़ा क्यों हुई, ये हादसा क्यों हुआ, वजूहात क्या है, क्या पानी न होना यानी इलाके के अंदर पानी की दस्तयाबी न होना इसकी असल वजह है या कुछ और है। आप बने रहे स्पेशल रिपोर्ट के साथ, पहुंचाएंगे आप तक असन ईदगाह के इलाके के अंदर जो डंपिंग साइट है, कहीं ये माहौलियात के लिए ख़तरा तो नहीं बन रहा है, जो इसके लिए बाकी प्रोटोकॉल है क्या उस पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा है, एनजीटी ने इस हवाले से एक्शन क्यों ली है, कमेटी क्यों बनाई है, ये भी पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन उससे पहले बात कुटवा की करते हैं, क्योंकि कुटवा के अंदर कल ही आपको याद होगा कि एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें 5 फौजी जवान जाम बहक हुए हैं। ये फौजी जवान तब जाम बहक हुए जब जम्मू कश्मीर की सरकार हो या मरकज़ की सरकार हो ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पुरअमन है। ये उसके बाद होता है कि जब डोडा के अंदर भी हमला हुआ, यह उसके बाद भी होता है कि जब इसी कुटवा के अंदर कुछ रोज़ पहले इस तरह का हमला हुआ, और उसके बाद 5 कीमती जाने 5 फौजी एहलकार जाम बहक हुए और मजीद 5 जख्मी बताए जा रहे हैं। अब चूंकि सियासी गलियारों के अंदर इस सारी सूरत हाल को लेकर अगरचे बहस भी छिड़ी हुई है, तो वहीं पर सियासत भी इस पे हो रही है। जहां ये सिक्योरिटी मसला जरूर है, वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी इस पर बयान आया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, और उन्होंने कुटवा मिलिटेंट हमले पर अब पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, और पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे खदशा है कि कहीं ऐसे हमलों के बाद भारत का लावा बढ़ ना जाए और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग ना हो जाए। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पुंछ के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने अपने जज्बात का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से ना ही सरहदें बदल सकती हैं और ना ही पाकिस्तान को कुछ हासिल होगा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसे हमले करके भारत को जंग के लिए उकसा रहा है तो फिर उसके लिए पाकिस्तान को भी तैयार रहना चाहिए। काफ़ी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया इस हमले के बाद। ताहम उन्होंने कहा कि जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है और जंग से दोनों ममालिक का ही नुकसान हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला और क्या बोले, आइए आप तक पहुंचा रहे हैं। कहता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं। मैं कहता हूँ, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुकी है, बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि बातचीत को आप कहां पर देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हर वक्त ये एडवोकेसी करते हैं कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मामले पर या जितने भी आपसी मसाइल हैं उन पर बातचीत कर लेनी चाहिए। लेकिन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नुक्ता कुछ और था। उनसे यही सवाल पूछा गया और उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती है। वही बात जो भारतीय जनता पार्टी की क़यादत दिल्ली के अंदर कर रही है, वैसी ही बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा, क्योंकि
जो मुल्क की सरकार है उसका ये स्टांस है, उसका ये स्टैंड है कि पाकिस्तान के साथ तभी बातचीत हो सकती है जब पाकिस्तान सरहद के इस पार से मिलिटेंसी बंद करेगा। और वही बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कही है। उन्होंने कहा कि हमले और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि बातचीत का रास्ता तभी खुलेगा जब ये हमले बंद होंगे और इसके लिए पाकिस्तान को भी ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। देखिए, बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए। चलिए, आपने देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ये बात, लेकिन उमर अब्दुल्ला से भी जब इसी तरह का सवाल पूछा, पहले तो उन्होंने इस हमले को लेकर अफसोस का इजहार किया और इस हमले के अंदर जो जाम बहक जवान है उनके लवाकिन के साथ ताज़ियत का भी इजहार किया, लेकिन साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने कुटवा हमले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि अगरचे हमने बार बार मिलिटेंसी को एक मसला समझते हुए इसी हवाले से सही और मुआफ़िक इक़दाम उठाने की ज़रूरत जताई है, ताहम मरकज़ी सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी है, मरकज़ी सरकार ने 5 अगस्त साल 2019 के फैसले को सभी मसाइल बशमूल मिलिटेंसी का हल तस्वुर किया है। यानी उमर अब्दुल्ला ने इन मिलिटेंट हमलों को 5 अगस्त साल 2019 के साथ जोड़ा, क्योंकि मरकज़ी सरकार या ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि साल 2019 के बाद 5 अगस्त के उस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर की जो हालात है वो बेहतर हो गई हैं और मिलिटेंसी ख़त्म हो रही हैं। और उसी के तनाजुर में उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि 5 अगस्त के बाद मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है, ये उसी का एक तसलसल है, बल्कि मिलिटेंसी एक मसला है जिसको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के नाम कहा कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो यहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल को हल्के में लिए बगैर इस पर ठोस मनसूबाबंदी करे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हमले न हो जाए। Army soldiers in the line of duty in one attack, I think is something that we should all be alarmed by. We have been saying time and again that militancy is a problem in Jammu and Kashmir and you can't wish it away. This government had convinced itself that somehow 5th August 2019 is the solution to all problems. इधर पीडीपी का भी यही मौक़िफ़ है जो उमर अब्दुल्ला का कहना है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात कही है कि 5 अगस्त के बाद हालात में अगरचे कोई बदलाव आया है लेकिन मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है। वहीं पर पीडीपी के तर्जुमान ने भी यही बात कही है। इकबाल तुरंबू ने आज वॉइस टीवी उर्दू के साथ जब बात की तो उन्होंने भी ये बात कही और कहा कि पिछले कुछ वक्त से मिलिटेंसी सरगर्मियों में काफ़ी इजाफा हो रहा है और हमारा मानना है कि सरकार का दावा कि मिलिटेंसी पर मुकम्मल काबू पाया गया है ज़मीनी हक़ाइक़ से बरअक्स हैं। इकबाल तुरंबू ने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में हुए इस तरह के हमले, यानी जो कुटवा के अंदर हमला हुआ है, उसकी मिसाल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़ात अक्कासी करते हैं कि अभी हमें मिलिटेंसी के मुतालिक या इस ज़मन में बहुत कुछ करना बाकी है। पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में जो है काफ़ी तेज़ी आ गई है ये इन्हीं पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद। तो ये हमारा मानना यही है कि जो हुकूमत दावा करती है कि हमने पूरी तरह से जो है मिलिटेंसी पर कंट्रोल पाया है, कहीं हमको लग रहा है कि अभी हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा इस मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी आपको ये जो वाक़ात हो रहे हैं, चाहे जम्मू में हो रहे हैं चाहे श्रीनगर में हो रहे हैं, तो ये इनकी अक्कासी करती है कि अभी पूरी तरह से हमने मिलिटेंसी पर काबू नहीं पाया है।
और जहाँ तक ये वाक़ात है, ये तो बड़े अफसोसनाक वाक़ा है कि अमन को हासिल करने के लिए, चैन को हासिल करने के लिए आप देख रहे हैं कि कैसी कुर्बानियाँ हमें देनी पड़ती है, कितनी कीमती चीज़ ये अमन है। तो ये पिछले 35 सालों से हम लगे रहे हैं, लोग भी लगे हैं इसमें, हर कोई अमला लगा है कि जम्मू कश्मीर में अमन जो है वो कायम हो। तो ये सबकी कोशिश है, ये काबिल तारीफ कोशिश है सबकी, सब चाहते हैं कि अमन। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस हमले को लेकर और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर अपना मौक़िफ़ रखा है। तरुण चुग जो कि भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कुटवा के इस हमले की और इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है और इसे अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम का आइन और जमहूरियत पर यकीन दरअसल ISI को हज़म नहीं हो रहा है। यानी उनका कहना है कि नॉर्मल से जम्मू कश्मीर के अंदर आई है और इसे सरहद पार हज़म नहीं किया जा रहा है, ये तरुण चुग का मानना है। और उन्होंने कहा कि यही वजह है कि मिलिटेंट अब हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं और बौखलाहट में अब ऐसे हमले जम्मू कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं। घटना दुखद है और घोर कष्टदायक। आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देश के वीर शहादत देने वाले वीरों को शत शत नमन, उनके परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और भारतीय लोकतंत्र पर वहां की जनता का अटूट विश्वास ISI सहित विदेशी आतंकवादियों से बच नहीं रहा है। इसलिए आतंकी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार उनके मंसूबे फेल हो रहे हैं। लगातार सुरक्षा बल कठोर कार्रवाई से आतंकवादियों को समाप्त कर रहे हैं। इससे भयभीत होकर बौखलाहट में वो ये हमले कर रहे हैं। निश्चित रूप से आतंकवाद के समूल नाश पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वचनबद्धता है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं, हमारे नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, हमारी सेना उनसे मुस्तैदी से निपटेगी और उसका समूल नाश किया जाएगा। अब राजवाड़ा हंदवाड़ा का भी जिक्र करते हैं, जहां पर भी एक वाक़ा हुआ है और उस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है या आज तक रहा है वो भी काबिल अफसोस है। क्यों? ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें आप लोगों के कांधों पर जनाजा देख रहे हैं और ये एक ही घर के 4 जनाजे हैं। ये कैसे निकले हैं ये हम आपको तफसील में बताएंगे। दरअसल राजवाड़ा हंदवाड़ा में कल शाम उस वक्त एक हादसे में एक ही कुंबे के 4 अफराद जाम बहक हुए जब वो इलाके में पानी दस्तयाब न होने की वजह से पानी की तलाश करते हुए दूसरी जगह जा रहे थे। यह हादसा कुचकी इलाके में पेश आया है जब गाड़ी करीब 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। मरने वालों की शनाख्त गुलाम रसूल भट्ट, उनके फर्जंद इम्तियाज अहमद भट्ट और 2 बेटियां शबनम आरा और रिफ़त आरा के तौर पर की गई है। इतलात के मुताबिक राजवाड़ में पीने का पानी न होने की बाइस यह खानदान करीबी गांवों से पीने का पानी लेने गए थे, जहां उनके साथ यह हादसा पेश आया। वाज़ह है कि पिछले कई वक्त से इलाका राजवाड़ के लोग साफ पीने के पानी से महरूम हैं, जिसको लेकर इलाके में कई बार मकामी बाशिंदों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए और हादसे के बाद एक बार फिर से इलाके में लोगों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया। बात यही है कि 4 लोगों को मरना था, इसमें कोई शक नहीं है और इस हादसे के दूसरे भी वजूहात हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इलाके के अंदर पानी नहीं है और इलाका और वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ 200 फुट गहरी एक खाई में ये गाड़ी जा गिरी है और अब जो सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नींद टूट गई है। यानी जब ये हादसा पेश आया उसके बाद वहाँ पर पाइपें बिछाई जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मकामी आबादी क्या कर रही है और मुतासरीन क्या कुछ कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनिए। बिल्कुल से बिल्कुल एनी के ट्रेस ये अकल से मत सब तो आन दूर दराज ऐसे प्रत सात पे मात दूर दराज मात बिल्कुल से परेशानी प्रत विकिम से निके प्रत जाय से ऐसी परेशानी के बहन के एनी ट्रेस
सोनिक कहीं तवज्जो दिवान कह अफसर ये कह डिपार्टमेंट ये बोर्ड ये बन तथ थोमुत खानदान मकल त्रेश कर 10 वरी गई आब सख्ती कह सोन तलाश तुला अमन दिमो आब कह वन पार्टी सह ग वो निवान आब न गवर्नमेंट्स करो हड़ताल नटन कड़ा पे ठेल त्रेश इंसान बुजन त्रेश न कॉकरन हुनिस त्रेश यह गो वस कतल गर आप से द्राय त्रेश का। चल राजवाड़ा का ये इलाका जहां पर लोग कहते हैं कि यहां पर पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें दूर जाना पड़ता है और पानी लाना पड़ता है और इलाका इतना वॉलेटाइल है कि वहां पर फिर हादसे भी होते हैं। लेकिन जब हम PHE डिपार्टमेंट या जल जीवन मिशन की वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि तकरीबन 80% यहाँ आबादी में जो जल है या पानी है वो नल के ज़रिए पहुँचाया जा रहा है। हालांकि ये डेटा है, ये आदाद-ओ-शुमार है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है वो हमने आप तक पहुँचाए हैं। हालांकि सरकार ये भी कहती है कि अलग अलग स्कीमों के ज़रिए यहाँ पर पाइपें भी बिछाई जा रही हैं और ये तब हो रहा है जब 21वीं सदी चल रही है, जब इंसान चांद पर, मार्स पर जाने की बात की जा रही है और अभी भी राजवाड़ा हंदवाड़ा के लोग जो है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। और आज भी कश्मीर खित्ते के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी की तलाश में हादसे भी हो रहे हैं। बहरहाल ये तो हंदवाड़ा की बात थी। शहर श्रीनगर का भी जिक्र करते हैं। शहर श्रीनगर के दिल में वाक़ा यानी असिन का इलाका, ईदगाह का इलाका, वहाँ पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। काफ़ी वक्त से यहाँ पर डंपिंग साइट है और इस डंपिंग साइट में जो एक प्रोटोकॉल है उसकी वायलेशन हो रही है। ये हम नहीं कह रही हैं बल्कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहती है, जिसने इस हवाले से डॉक्टर राजा मुजफ्फर की दरख्वास्त पर समाअत की और उसके बाद एक टीम जो है वो मुकर्रर की है, जिस टीम की जो सदारत है वो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर कर रहे हैं। और इस टीम के जो मेंबरान हैं उसमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा दीगर मेंबरान भी हैं, जिन्हें यह एसेस करना है, वहाँ पर साइट पे जाना है और उसके बाद देखना है कि क्या वाकई जो सेट प्रोटोकॉल है, जो SOPs है, कहीं उनकी वायलेशन तो नहीं हो रही है। क्योंकि दरख्वास्त में यही कहा गया है कि ये डंपिंग साइट माहौलियात के लिए एक बड़ा ख़तरा बन रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उस दरख्वास्त गुजार से जिन्होंने NGT जाकर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाकर ये दरख्वास्त की थी, उन्हीं से बात करने की। डॉक्टर राजा मुजफ्फर गालिबन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि अब ग्रीन ट्रिब्यूनल इस ज़िमन में मज़ीद क्या पेशरफ्त करेगी और जो दरख्वास्त के अंदर आपकी शिकायत है वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहले इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। असल में ग्रीन ट्रिब्यूनल हम इसलिए गए थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे कि आपको पता है कि जो श्रीनगर का जो वेस्ट है ये तकरीबन 600 मेट्रिक टन जो रोजाना जनरेट होता है शहरी श्रीनगर में, और ये 600 मेट्रिक टन जो वेस्ट है इसमें से 1 क्विंटल वेस्ट भी ट्रीट नहीं किया जाता जैसे कि ट्रीट करना है एज पर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 जी। 2016 के जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स हैं जिसमें वो ट्रीटमेंट का जो प्रोग्राम है वगैरह कैसे चलाना है, सेग्रीगेशन को, वेस्ट को करना है, बायोडिग्रेडेबल को अलग करना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करना है, तो वो बिल्कुल प्रोसेस नहीं हो रही है। उसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनको कहा था कि वेस्ट टू एनर्जी का भी प्रोग्राम चलाइए। आज से 6-7 साल पहले वो ऑर्डर भी आया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आपको पता ही है कि पिछले 2-3 सालों से शहरी श्रीनगर का इलाका, खासकर जो डाउनटाउन का इलाका, लोग परेशान हो चुके हैं। इतनी बदबू वहां से आती है रोजाना, इस वक्त भी इतनी बदबू आती है वहां से कि लोग इतने परेशान हो चुके हैं। लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है, वहां पे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। क्योंकि ये जो वहां पे गार्बेज डंपिंग साइट है, ये तो लैंडफिल, इसको सैनिटरी लैंडफिल नहीं कह सकते क्योंकि ये साइंटिफिक बुनियाद पर नहीं बनी है जी। जितना भी कचरा लाया जाता है मिक्स फॉर्म में, कुछ भी हो, वहां पे डंप किया जाता है जी। अब सूरत हाल इसमें ऐसी हो चुकी है कि ये जो अचन का इलाका है, साधुपुरा का इलाका है, ये ऑलरेडी लैंडफिल साइट चौक हो चुकी है। ये इतनी चौक हो चुकी है कि बिल्कुल ये फिल हो चुकी है, इसमें जगह नहीं है अब इसमें जो है पहाड़ बनाए जा रहे हैं, तो कचरे के पहाड़ बन चुके हैं, डॉक्टर साहब गार्बेज के पहाड़ बन चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जो इस पे गुजारिश है ग्रीन ट्रिब्यूनल से वो क्या है? मतलब कहाँ पे साइंटिफिक कमी है?
वो कौन से पैरामीटर्स है जिसकी आपने ग्रीन निशानदेही ट्रिब्यूनल की से है? गुजारिश यही की थी कि अगर जो है सरकार बात करती है स्वच्छ भारत मिशन की, अगर बात करती है स्मार्ट सिटी, श्रीनगर स्मार्ट सिटी की, क्या श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन सकता है जब तक कि हमारे पास स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम ना हो? तो हम तो सड़कें बना रहे हैं, हम बिजली भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लाइटें भी लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर कचरा कहाँ जा रहा है? या तो दिल्ली में जा रहा है, या डल लेक के अंदर जा रहा है, या हमारे दूध गंगा में जा रहा है, या इधर उधर जा रहा है, या बाकी जो कचरा जा रहा है वो जा रहा है इसी जो है अच्छन के लैंडफिल साइट पे। दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट, दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। अब जो है इतने सालों से हर कोई बोल रहा है हम करेंगे करेंगे करेंगे, इतने सालों से काम चल रहा है मगर काम नहीं हो रहा जी। अब मजबूरन हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गए, अब उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट टीम की वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, उसका जो नेशनल वेटलैंड्स अथॉरिटी है और उसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके जो मेंबरान यहाँ पे आएंगे, डीसी श्रीनगर उसकी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर का जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, ये सब टीम जो है 15 जुलाई को यहाँ पे आएंगे ऑन द ऑर्डर्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये इसका मुआयना करेंगे, ये बाद में सरकार को क्या बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक मुफस्सिल रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उनको सजेशंस देंगे कि क्या होना चाहिए। लेकिन हर कोई यहाँ पे चला रहा है, ये कर रहा, मगर इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मजबूरन जो है कार्रवाई करने के लिए हम ट्रिब्यूनल में गए हैं। डॉक्टर साहब, ये शिकायत सिर्फ शहरी श्रीनगर की इस डंपिंग साइट, जो पर्टिकुलर डंपिंग साइट का आपने जिक्र किया वहीं पर है, या ये सेग्रीगेशन या जो इसके लिए नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसकी वायलेशन बाकी जो टाउनशिप्स हैं जहां पर ये डंपिंग साइट्स आइडेंटिफाई की गई है या जहां कूड़ा करकट डंप किया जा रहा है, वहां पर भी सेग्रीगेशन का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, या इस फुजला को जो है डंप करने का कोई असल तरीका नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है? कहीं पे भी, चाहे शहर हो, चाहे गांव है, चाहे हमारे टाउन है, चाहे देहात है, एक भी जगह ऐसी नहीं है जम्मू कश्मीर में जहां पे साइंटिफिक बुनियाद पे जो है वेस्ट को ठिकाने लगाया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। जो कि गाइडलाइंस है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 की जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस का पालन, उन गाइडलाइंस की इंप्लीमेंटेशन, उनकी अमल आवरी जमीनी सतह पे कहीं भी नहीं हो रही है। चाहे बारामूला हो, चाहे सोपोर हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे पुलवामा हो, बडगाम हो, चाडोरा हो, हर जगह पे यही मसला है। अब ये खाली हमारे जो कस्बा जात है, जो शहर है, खाली वहां ही प्रॉब्लम नहीं है, ये तो गांव देहात में भी है। आप देखिए गांव में यहाँ पे सेग्रीगेशन शेड बनाए गए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। उन सेग्रीगेशन शेड्स में भी पता नहीं क्या क्या, एक तो पता नहीं कहाँ कहाँ बनाए गए, वो कहीं पे दरिया के नजदीक बनाए गए, कहीं पे पॉपुलेशन के नजदीक बनाए गए, कहीं पे जो सड़कों के नजदीक बनाए गए, और वहां पे भी जो है साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम, क्योंकि ये जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स है, इनका इतलाक, इनका जो ऑपरेशन है, इनका ऑपरेशन देहातों में भी होता है, उसमें लिखा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, मगर वहां पे भी गाँव में भी जो है उन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, और हर जगह जो है। लेकिन डॉक्टर साहब बार-बार परेशान है। डॉक्टर साहब, ऐसे मामलात को लेकर आपको बार-बार एनजीटी जाना पड़ता है, क्या स्टेट अथॉरिटीज के अंदर कोई ऐसा जवाबदेही नहीं है? जैसा कि सरकार दावे कर रही है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, इसके लिए फंड्स भी आ रहे हैं, तो इसको देखने वाला कोई नहीं है? क्योंकि माहौलियात सबसे बड़ा कंसर्न हर इंडिविजुअल, हर सरकार, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए था। देखिए, इंसान जुडिशरी में कब जाता है, इंसान जो अदालत का दरवाजा तब खटखटाता है जब हमारा जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो फेल हो जाती है। हमने तो बारहा लिखा, मैंने तो इस पे इतने मज़ामीन लिखे हैं 10 साल से, 12 साल से, इतने मैं ब्लॉग पता नहीं क्या क्या करता हूँ, बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैं लिखता हूँ यहाँ के सबसे बड़ी अखबारात में रोजाना, मगर उसका कोई असर नहीं हो। उसके अलावा मीटिंग्स भी की हैं सरकार से, हाईएस्ट लेवल तक, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, एलजी साहब से भी मिले, उसके बाद भी बाकी ऑफिसर से भी मिले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जितने भी अलग अलग अजला हैं, मगर जब वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई, तो मजबूरन जो है हमें अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, हाईकोर्ट का या तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी जो है एक जुडिशियल विंग ही है एक, वहां पे जो मेंबरान है वो तो बिल्कुल जुडिशरी के ही जज साहिबान हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज साहिबान वहां पे हैं, तो हमें मजबूरन वहां जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की इंतजामिया, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की जो हुकूमत है बिल्कुल फेल हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे पहले भी कई सारी आरटीआई आपने की हैं, कई सारी शिकायत भी की हैं, और उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाज़ाब्ता तौर पर फैसले भी दिए हैं,
और जुर्माने के ऑर्डर्स भी जारी किए हैं, तो फिर क्या उन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन हुई है और वो जुर्माना वापस फिर भर दिया गया है? वो तो बेसिकली वो जो केस था, जो जुर्माने का केस, वो दूधगंगा का लेकर, क्योंकि दूधगंगा के हवाले से मैंने अलग पिटीशन की है। चाहे उसमें कचरा जाता हो चाडोरा में या शहरी श्रीनगर के इलाके हैं, बागी मताब है, छानपोरा है, बरजुल्ला है, बाकी इलाके हैं, या हमारा चाडोरा का अपर एरिया है, वहां पे सॉलिड वेस्ट इसी में डंप किया जाता है, लिक्विड वेस्ट भी डम्प किया जाता है। जितने भी वहाँ पे दुकानें हैं, मकान है, उनका कचरा भी वहां चला जाता है। माइनिंग हो रही थी पिछले 4-5 साल से, इतनी ज्यादा तादाद में कान कन्नी, बोल्डर, वो तो सही बात है, बाजरी इसमें निकालना, 10 मीटर नीचे जाना। डॉक्टर साहब उन ऑर्डर्स पे कोई एक्शन हुआ है? फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स पे कोई एक्शन हुआ है जमीनी स्तर पर? बिल्कुल बिल्कुल, पहले 3 करोड़ उन्होंने रिकवर किया, उन 3 करोड़ से वहां पे चाडोरा टाउन में कुछ काम हुआ। अब 35 करोड़ जो है इनसे रिकवर किए जाएंगे और 140 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। टोटल 175 करोड़, 175 करोड़ have been allocated for दूधगंगा। ऑर्डर भी तकरीबन निकल चुका है और उस पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। उसके अलावा एनवायरमेंटल कंपनसेशन, कल वो केस फिर जी सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चूंकि आप माहौलियात को लेकर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और कई बार आपने ग्रीन ट्रिब्यूनल जाकर इन मामलात को उठाया भी और उसके बाद ग्रीन ट्रिब्यूनल से बाज़ाब्ता ऑर्डर्स भी जारी हुए और जैसा कि आपने खुद दावा किया कि फिर उन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है। और हम यकीन रखते हैं कि जो श्रीनगर के असन इलाके के अंदर जो आपके खदशात हैं, अगर वो सही निकलते हैं और अगर वाकई प्रोटोकॉल की SOPs की वायलेशन हो रही है, यहाँ पर साइंटिफिकली इस फुजला को डिकम्पोज नहीं किया गया हो, तो फिर हमें यकीन है कि इस बार भी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा फिर उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पर हो जाएगी, ताकि जो हमारा माहौलियात है जिसके लिए जम्मू कश्मीर माना और जाना जा रहा है पूरी दुनिया भर के अंदर, उस पर भी फिर इस माहौलियात को आगे बचाया जा सके। तो नाज़रीन, ये था अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।